अल्लाह फ़ज़ल करेगा। डॉक्टर सिद्दीकी ने कोई वाज़ेह जवाब देने के बजाय कहा तो इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए, क्यों कि डॉक्टर सिद्दीकी के जवाब बता रहा था कि उसे खतरे है कि किसी भी लम्हे टाइगर की हालत बिगड़ सकती। थोड़ी देर बाद चाय आ गई तो इमरान ने खामोशी से चाय पीना शुरू कर दिया। अभी उसने पहली ख़त्म ही की थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी थी तो डॉक्टर सिद्दीकी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। ओह अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर सिद्दीकी ने दूसरी तरफ से बात सुनकर मुसर्रत भरे लहजे में जवाब दिया और सिर्फ रख दिया। मुबारक हो इमरान साहब, टाइगर की हालत खतरे से बाहर हो गई है। डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू अपने गुनहगार बंदों की दुआएं कबूल करता है और तुम्हारी रहमत बेहद वसी है। इमरान ने इत्मीनान भरा तवील सांस लेते हुए, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? इमरान ने भी उठते हुए कहा, हाँ आओ, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और दफ्तर के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान उनके पीछे था, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। और फिर थोड़ी देर बाद इमरान उस कमरे में दाखिल हो रहा था जहाँ टाइगर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी हालत बता रही थी कि वो वाकई ख़तरे से बाहर हो चुका है। उसे होश कब आएगा? इमरान ने पूछा। भी मैंने इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया है, क्यों ना कि इसकी मामूली सी हरकत भी मामले को ख़राब कर सकती। कल तक इसको होश आ जाएगा। डॉक्टर सिद्दीकी ने टाइगर को चेक करते हुए कहा, ओके, आप इसका ख्याल रखें, मैं कल हाज़िर होऊंगा। इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। दूसरी तरफ कमरे का दरवाज़ा खुला तो ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में मौजूद खासी बड़ी ऑफिस टेबल के पीछे बैठे हुए डेढ़ उम्र आदमी ने बेख्तियार चूम कर दरवाजे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, क्यों कि दरवाजे से दाखिल होने वाला गौरमेद था। ओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, डेढ़ उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू बॉस, गौरमीत ने सलाम करते हुए कहा और मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया है कि एकरमियन आला काम की तरफ से तुम्हारे लिए खसूसी रिमार्क्स सर्टिफिकेट भेजा गया है। तुमने एकरमिया के लिए जो काम किया उसने एकरमियन काम को बेहद मुतासर किया। डेढ़ उमर ने कहा, ये उनकी मेहरबानी है बॉस, वरना मेरे लिए ये कोई मुश्किल मिशन साबित नहीं हुआ था। गौरमीत ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी। असल काम इमरान के शागिर्द टाइगर ने किया है कि उसने डॉक्टर यूसुफ के साथ काम करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट को ट्रेस करके पकड़ लिया और उस रॉबर्ट से तमाम तफसीलात मालूम करके तुम लेबॉर्ट्री पर दावा बोल दिया और फार्मूला ले आए। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, यस बॉस, लेकिन उस डॉक्टर यूसुफ ने जिस अंदाज़ में लेबॉर्ट्री के हिफाजती इंतजाम कर रखे थे, अगर रॉबर्ट मुझे उनकी मुकम्मल तफसीलात ना बताता तो शायद हम अंदर दाखिल ही ना हो सकते। गौरमीत ने जवाब देते हुए कहा, तुमने रिपोर्ट दी है कि फार्मूला वहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ चंद कागजात मिले थे जो तुम साथ ले आओ। मैं ये कागजात का एकरमिया भिजवा दिए हैं। ये वर्किंग पॉइंट्स थे और इनके वर्किंग पॉइंट को देखकर एकरमियन काम मज़ीद मुतमिन हो गए हैं कि डॉक्टर यूसुफ फार्मूला ज़हन में रखने का आदी था, क्योंकि वर्किंग पॉइंट्स जिस अंदाज़ में तैयार किए गए थे वो अंदाज़ इस बात का ज़ाहिर करता है कि डॉक्टर यूसुफ की हलाकत के साथ ही ये फार्मूला भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और तुमने रॉबर्ट को भी हलाक कर दिया था। इसलिए अब जो फार्मूला था वो कभी किसी के सामने नहीं आएगा। वर्किंग पॉइंट्स को चेकिंग के बाद एकरमियन साइंसदान मज़ीद इसलिए मुतमिन हो गया कि ये फार्मूला वो तैयार कर रहे हैं वो डॉक्टर यूसुफ के फार्मूले से एक तरफ मुख्तलिफ है, इसलिए अब उनका खदशा ख़त्म हो गया है। लेकिन एक बात तुमने नहीं बताई कि इमरान के शागिर्द टाइगर का क्या हुआ? क्या वो मर गया या ज़िंदा बच गया? इमरान बॉस ने पूछा। मैंने उसके सीने में 6 गोलियाँ उतार दी थीं बॉस, उसलिए उसके बच जाने का क्या कोई सवाल ही बाकी नहीं बचता। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं कोई क्ल्यू नहीं छोड़ कर आता। आपने खसूसी तौर पर ये क्यों पूछा है? अकबर ने कहा। एकरमियन काम को इस सिलसिले में बेहद तशवीश हो रही थी, क्योंकि टाइगर के साथ इमरान के शागिर्द की जो पिच लगी है उस पिच ने उन्हें परेशान कर दिया। उनका ख्याल है कि अगर ये टाइगर ज़िंदा बच गया तो उसने तुम्हारे बारे में इमरान को बता देना है और इमरान ने तुम्हारा पीछा शुरू कर देना है। बॉस ने कहा, वो अव्वल तो ऐसी बात नहीं है। मैं जब उस कोठी में पहुंचा जहां टाइगर इस रॉबर्ट को लेकर गया था तो मैंने बाहर से अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी थी और फिर अंदर जाकर स्वाए रॉबर्ट के बाकी सब लोगों को उड़ा दिया। इसलिए टाइगर को तो मालूम ही नहीं हुआ होगा कि उसकी मौत किस हाथों हुई होगी। गौरमेंट ने जवाब दिया। तुमने टाइगर को कैसे बचाना था? बॉस ने पूछा। मुझे उसका लिया और कदोकाम में बताया गया था और वो आदमी बरामदे में एक स्पून के साथ बेहोश पड़ा हुआ था। अलबत्ता उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। वो शायद गैस कैप्सूलों के फटने की आवाज़ सुनकर बाहर आया था और फिर वहीं बेहोश होकर गिर गया, जबकि रॉबर्ट अंदर कमरे में कुर्सी पर रॉड्स में झगड़ा हुआ था। शायद हमारे पहुंचने से पहले टाइगर उससे पूछ कर रहा था। मैंने वहां से उस रॉबर्ट को उठाया और अपने एक अड्डे पर ले गया। वहां उसे पूरी तफसील मालूम करके हम एक मुकामी आदमी के साथ उस टापू पर पहुंचे और वहां सारी कार्रवाई आधे घंटे में मुकम्मल हो गई और हम वापस आ गए। रॉबर्ट को भी हलाक कर दिया गया था। हम वापस सहल में सीधे एयरपोर्ट गए और तैयारा चार्टर करा कर पहले काफिस्तान गए और काफिस्तान से हम अनान आ गए। गौरमीत ने तफसील से बताते हुए कहा, इसका मतलब है कि अब इमरान लाख टकरे मारता रहे वो तुम तक नहीं पहुंच सकता? बॉस ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बिल्कुल बॉस, और अगर वो आ भी गया तो फिर क्या होगा? वो ज़िंदा वापस ना जा सकेगा। गौरमत ने मुँह बनाते हुए कहा, ठीक है,
मैं क्रिमिनल काम को तुम्हारी बताई हुई ये तफसील भिजवा दूँगा और मेरा ख़्याल है कि वो हर तरह से मुतमईन हो जाएंगे। और मैंने पैकेशिया में ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि अगर इमरान यहाँ आने के लिए वहाँ से रवाना हुआ तो मुझे इतला मिल जाएगी। बॉस ने कहा, वो कैसे और क्यों यहाँ आएगा और उसे कैसे मालूम हो जाएगा? गारमित ने हैरान होते हुए कहा, क्रिमिनल काम का ख्याल है कि इमरान को वो तमाम मालूमात आसानी से मिल जाती हैं जिन्हें उससे छुपाया जाता है। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अक्रमीन इससे बेहद खौफज़दा हैं बॉस, आप फ़िक्र मत करें, बस मुझे इतला दे दें और मैं उसकी लाश क्रिमिनल काम तक पहुँचा दूँगा। गारमित ने गुस्सैले लहजे में कहा, मुझे यकीन है कैसे ही होगा, एक्रम काम तुम्हें जानते ही नहीं हैं। बॉस ने कहा तो गारमित का चेहरा यकमलक चमक उठा। शुक्रिया बॉस। गारमित ने कहा, ओके ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बॉस ने कहा तो गारमित ने सर उठकर सलाम किया और मुड़कर दरवाजे तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। तो बॉस ने फ़ोन कर उसे उठाया और एक बार देखे 2 बटन प्रेस कर यस सर दूसरी तरफ से एक मजवाना आवाज़ सुनाई दी, एक्रेमी में चीफ ऑफ गैलियन एजेंसी बर्नार्ड से बात करो। बॉस ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद एक घंटी बैठ जो उठी, उसने रिसीवर उठा लिया। बॉस ने कहा, बात कीजिए बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो फॉस्टर बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ फायर एजेंसी। बॉस ने कहा, यस बर्नार्ड बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से वकार सी आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले कलाजा बता रहा था कि वो 1.5 उम्र आदमी है। मेरी गारमेंट से तफसीली बात हुई है, फॉस्टर ने कहा और फिर उसने गारमेंट से होने वाली तफसीली बात बता दी। गारमेंट ने दुरुस्त कहा है, उसने अपने तौर पर टाइगर को हलाक कर दिया था, लेकिन अभी अभी मुझे इतला मिली है कि टाइगर बच गया है। हालांकि उसके सीने में 6 गोलियां लगी थी, लेकिन गारमित ने चूंकि उसे बेहोशी के दौरान गोली मारी थी, इसलिए वो उसे देख ना सका होगा और यही पॉइंट हमारे हक में जाता है। दूसरी तरफ से कहा, आप बेफिक्र रहें, अगर इमरान यहाँ पहुँच भी गया तो उसकी लाश आप तक पहुँच जाएगी। फॉस्टर ने कहा, हमें अपनी फ़िक्र नहीं है फॉस्टर, हमें फ़िक्र गारमित और आपकी है, एजेंसी की है। क्यों ना कि मेरी गारमेंट से जिस अंदाज़ में और जिस माहौल में मुलाकात हुई थी उसके बाद मुझे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और मैं भी मेकअप में था। दूसरी तरफ से कहा, मैंने कहा है आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। फॉस्टर ने मुँह बनाते हुए ओके। दूसरी तरफ से कहा, अगर उसके साथ ही सफ़र रख दिया और रब्ता ख़त्म हो गया। नॉनसेंस, ये लोग एक आदमी से ऐसे खौफज़दा हैं जैसे वो इंसान ना हो। फॉस्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही वो सामने मौजूद फायर पर झुक गया। दूसरी तरफ इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़रूर अपनी आदत के मुताबिक इतरामन उठ खड़ा हो गया। टाइगर को नई ज़िंदगी मिली है इमरान साहब, अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया है, वरना डॉक्टर सिद्दीकी जैसा आदमी भी मायूस हो गया था। सलाम दुआ के बाद कुर्सी पर बैठे हुए ब्लैक ज़रूर ने कहा, हाँ अल्लाह ताला का करम हो गया और वो वाकई अपने बंदों पर रहीम व करीम है। इमरान ने जवाब दिया, वो समझ गया था कि डॉक्टर सिद्दीकी ने उसे फ़ोन करके इतला दी होगी, क्योंकि ऐसा करना उसके फ़राइज़ में शामिल था। कोई रिपोर्ट? इमरान ने पूछा। हाँ, अभी जूलिया ने रिपोर्ट दी है कि उसने नुमानी और चौहान की ड्यूटी लगाई थी। उन्होंने सिटी अस्पताल से मालूम किया है टाइगर को एमरजेंसी पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया था, जिसमें पर उन्होंने एमरजेंसी पुलिस के हेडक्वार्टर से रब्ता किया तो उन्हें बताया गया कि सिटी कॉलोनी से एमरजेंसी हेडक्वार्टर को फ़ोन पर इतला दी गई थी कि एक कोठी से फायरिंग की आवाज़ सुनी जा रही है। जिस पर पुलिस वहां पहुंची तो कोठी का फाटक खुला हुआ था और अंदर टाइगर जख्मियों से छली हुआ पड़ा था, जबकि एक आदमी फाटक के करीब मुर्दा पड़ा हुआ था। चुनाचा पुलिस ने टाइगर को सिटी अस्पताल पहुंचाया और दूसरी तरफ आदमी को लाश और उठाकर थाने ले गए। उसके बाद वो दोनों सिटी कॉलोनी पहुंच गए। वहां उन्होंने जो मालूमात हासिल की उनके मुताबिक जो आदमी लाख हुआ वो बतौर चौकीदार उस कोठी में रहता था, उसका नाम आसिम था, जबकि टाइगर भी कभी कभार वहां आता जाता रहता था। और जिस चौकीदार ने फायरिंग की आवाज़ सुनकर पुलिस को फ़ोन किया था, उसने बताया कि वो अपनी कोठी में मौजूद था। उसने तेज़ फायरिंग की आवाज़ें सुनी। चुनांचे वो बाहर निकला तो वहाँ फायरिंग हुई और उसे पता चल गया कि किसी कोठी में फायरिंग हो रही है। इसने वापस अपनी कोठी में जाकर पुलिस को इतला दी। कोठी ज़ेर तमीर थी। इसने ख़तरे के पेश नज़र दूसरी तरफ तमीर मंजिल की ओर से देखा कि पुलिस के आने से कबल एक सर रंग की कार कोठी से निकल रही है और तेज़ी से शहर की तरफ बढ़ रही। ड्राइविंग सीट पर एक मुकामी आदमी था, जबकि उसकी सीट पर एक यूरोपीय मर्द और एक यूरोपीय औरत बैठी हुई थी। मर्द को भी एकल जिस्म का मालिक था। नुमानी और चौहान ने उस मर्द और औरत के हुलिये से भी मालूम कर लिया और कार का नंबर भी। फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफिस इस कार के मालिक के बारे में मालूम किया तो मालूम हुआ कि कार प्राइस क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर रॉजर्स की मलकियत है। जिस पर वो दोनों प्राइस क्लब में गए तो वहाँ कार मौजूद थी और वहाँ से उन्होंने रॉजर्स का जो हुलिया मालूम हुआ था उस कार चलाने वाले का ही हुलिया था। उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने उन्हें कहा कि वो रॉजर्स से मालूमात हासिल करें, लेकिन फिर नुमानी ने रिपोर्ट दी कि रोचर्स के मतलब बताया गया कि वो चार्टर तैयारी के जरिए समझ गया है और एयरपोर्ट से फ़ोन करने पर रोचर्स का कोई आदमी कार एयरपोर्ट से वापस ले आया है। जिस पर नुमानी और चौहान एयरपोर्ट गए और वहाँ से उन्होंने मालूम कर लिया कि रोचर्स एक यूरोपीय मर्द और एक यूरोपीय औरत के साथ चार्टर तैयारी पर पाकिस्तान गया है। एयरपोर्ट पर उस यूरोपीय मर्द और यूरोपीय औरत दोनों के कागजात मौजूद थे। कागजात की रो से मर्द का नाम गारमित है और औरत का नाम जोड़ी। उन्होंने दोनों के कागजात की तफसील हासिल की है और मुझे भिजवा दी है। ब्लैक ज़ीरो ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मेज़ पर के एक कोने पर पड़ा हुआ एक लिफाफा उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। किस मुल्क के रहने वाले हैं ये दोनों? इमरान ने लिफाफा
लेकर उसे खोलते हुए कहा। कागजात की रो से अनान के ब्लैक ज़ोर ने जवाब दिया। इमरान ने इस बात में सर ला दिया और लिफाफे से कागजात निकाल कर उन्हें देखने लगा। काफ़ी देर तक गौर से देखने के बाद उसने कागजात वापस लिफाफे में रख दी। ये जो हुलिये वगैरह सफ्तर ने बताए हैं वो क्या उनके हैं? इमरान ने पूछा। आपका मतलब है जिन्हें डॉक्टर यूसुफ को हलाक किया, कार जो टापू पर ब्लैक ज़ोर ने चूम कर पूछा। हाँ, इमरान ने कहा। नहीं, वो कदो कामत तो यही है, लेकिन हुलिये मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रहे, ब्लैक ज़ोर ने जवाब दिया। तो इमरान ने साथ में सर ला दिया। वो उम्र यार की ज़ंबील निकालो, शायद कोई रब्बा निकल आए उसमें से, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर ला दिया और मुस्कुराने लगा। मेज़ की सबसे निचली दराज खोली और एक सुर्ख रंग की डायरी निकाल ली। इमरान ने इस डायरी को उम्र यार की ज़ंबील कहा करता था क्योंकि उसमें उसने दुनिया भर के लोगों के नंबर, नाम, एड्रेस, फ़ोन वगैरह लिखे हुए थे उसने, जिससे उसका किसी न किसी अंदाज में रब्ता होता रहता था। चुनाचा उसने डायरी में से एक अपने मतलब का कोई ना कोई काम निकाल लेता था उसने। इमरान उसे इसलिए इमरो यार की ज़ंबील कहा करता था। इमरान ने डायरी खोली और उसके सोफ़े पलटने शुरू कर दिए। काफ़ी देर बाद एक सोफ़े पर उसकी नज़रें जम गईं। कुछ देर के तक उसे गौर से देखता रहा, फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए डायरी बंद की और फिर उसे मेज़ पर रख कर उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। इंक्वायरी प्लीज़, रब्ता कैम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यूरोपीय मुल्क आटान और उसके दारुल-हुकूमत आतानीस का रब्ता नंबर दें। इमरान ने कहा। होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर खामोशी आ गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? थोड़ी देर में एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिए गए। इमरान ने क्रेडल दबाया और टून आने पर उसने एक और नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। गोश्त क्लब, रब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं पैकेशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, चीफ गोश्त नाथन से मेरी बात करवाएं, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से कुर्सी पर बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार मुस्कुरा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, नाथन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद खुशक और सपाट था। भूत, मेरा मतलब है गूस इस लहजे में बोलते हैं, इमरान ने कहा। आप कौन हैं? दूसरी तरफ से बोलने वाला का लहजा मज़ीद खुशक और सर्द हो गया। अली इमरान है, मैं CDSC एक्सन फ्राम पाकेशिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो इमरान साहब, आप ही ऐसी बात कर सकते हो, बड़े तवील अरसे के बाद आपने याद फरमाया। दूसरी तरफ से इस बार नरम लहजे में कहा गया। कमाल है, 5 साल पहले तो मेरी तुमसे मुलाकात हुई और तुम 5 सालों की तवील अरसा समझते हो, फिर सदी को क्या कहोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे इन 5 सालों में सदी बदल गई, इमरान साहब, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। तो इमरान बे इख्तियार हंस पड़ा। गुड शो, इसका मतलब है कि गोश्तों की हंसी मज़ाक काफ़ी तेज़ होती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गोश्त मेरे क्लब का नाम ज़रूर है, क्योंकि यहाँ इस किस्म के नाम ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन मैं गोश्त नहीं हूँ, जबकि आप मुझे चीफ गोश्त बनाने पर तुले हुए हैं। दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। तुम्हारा मतलब है कि क्लब का नाम तो गोश्त पसंद किया जाता है, लेकिन आदमी का नाम गोश्त पसंद नहीं किया जाता। बहरहाल, ये अनान के रहने वालों की अपनी मर्ज़ी है। मैंने असल में एक गोश्त के बारे में मालूमात हासिल करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि चीफ गोश्त से बात की जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। गोश्त के बारे में क्या मतलब? मैं समझा नहीं। नौथन ने चूम कर कहा और कदर हैरत भरे लहजे में कहा। एक साहब जिनका नाम गारमित है, यहाँ पाकिशिया आए और यहाँ एक लेबॉर्ट्री तबाह करके और साइंसदानों को हलाक करके वापस चले गए और किसी को पता ही न चला। तो ऐसा काम तो गोश्त ही कर सकता है, इमरान ने कहा। गारमित और पाकिशिया में ये कैसे हो सकता है? वो तो शायद आज तक एशिया गया ही नहीं होगा। दूसरी तरफ से चूम कर कहा गया। इसका मतलब है कि तुम उसे जानते हो, उसके एक साथ एक लेडी गोश्त भी थी, जोड़ी, इमरान ने कहा। हाँ, यहाँ अनान में उसे कौन नहीं जानता इमरान साहब। गारमित यहाँ की सरकारी एजेंसी, फायर एजेंसी, जिसे कोड में F एजेंसी कहा जाता है, का सुपर टॉप एजेंट है। उसका नंबर F1 है और जोड़ी उसकी दोस्त है और असिस्टेंट भी, लेकिन उसकी कार्रवाइयाँ यूरोप और कैरिबियन तक ही महदूद रहती हैं। नॉर्थ ने जवाब देते हुए कहा। फायर एजेंसी, क्या मतलब? क्या ये एजेंसी आग बुझाने के काम करती है? इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नाथन बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा। इस एजेंसी में सिर्फ उनको शामिल किया जाता है जो मार्शल आर्ट में महारत रखते हैं, और गारमित तो मार्शल आर्ट में लेजेंड का दर्जा रखता है और वो वाकई बेमिसल लड़ाका है, नाथन ने जवाब देते हुए। अगर तुमने उसे देखा हुआ है तो उसका हुलिया बता दो, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से हुलिया बता दिया गया और ये हुलिया वही था जो कागजात में मौजूद उसकी तस्वीर का था, और इमरान समझ गया कि गारमित अपने असल हुलिये में यहाँ आया था। क्या तुम मालूम कर सकते हो कि गारमित का मिशन क्या था और किसने उसे हायर किया? क्योंकि आनान का तो कभी पाकिस्तान से कोई रब्ता नहीं रहा, और आनान के बारे में इतना तो मैं भी जानता हूँ कि आनान साइंस में अभी इस कदर एडवांस नहीं हुआ कि उस अंदाज़ में साइंसदानों को हलाक करके उनके फार्मूले हासिल कर सके, इमरान ने कहा। जी हाँ,
मालूम कर सकता हूँ, आप अपना नंबर दें। नाथन ने कहा, कितने वक्त में ये काम कर लोगे? तुम्हें मालूम है कि मैं इंतज़ार करने का कायल नहीं हूँ। इमरान ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। नाथन ने कहा, ओके, तुम अपना मुआवजा बैंक और अकाउंट नंबर बता दो ताकि 2 घंटों के बाद जब तुमसे रब्ता किया जाए तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में रकम जमा हो चुकी हो। इमरान ने कहा, तो दूसरी तरफ से नाथन ने तफसील बता दी। ओके, अब 2 घंटों के बाद फ़ोन करूँगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसने ब्लैक ज़ीरो को तफसील बताकर कह दिया कि वो फ़ौरी फ़ोन करके बड़ी रकम ट्रांसफ़र करने का इंतज़ाम कर दे। अनान की तरफ से पहले तो कभी कोई मिशन मलेशिया में मुकम्मल नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई तो या तो इसराइल की वजह से की तरफ से है या कर्मियों की तरफ से, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जी हाँ, देखो, नाथन के हाथ तो अनान में बेहद लंबे हैं, शायद असल बात सामने आ जाए, इमरान ने कहा। और फिर 2 घंटों तक अदर उधर की बातों के बाद इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और ना गोश्त क्लब के नंबर प्रेस कर दिए। यस, गोश्त क्लब रब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, नाथन से बात कराओ। इमरान से बात कर रहा हूँ, पकेशिया से, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, नाथन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद नाथन की आवाज़ सुनाई दी, अली इमरान MSCDS एक्शन बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? रकम पहुँच गई है तुम्हारे अकाउंट में? इमरान ने कहा, हाँ, मुझे इत्तला मिली है इमरान साहब, बेहद शुक्रिया। नाथन ने जवाब दिया, कुछ मालूम हुआ है या नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इमरान साहब, बुनियादी मालूमात तो मिल चुकी हैं। नाथन ने कहा, बुनियादी मालूमात क्या हैं? इमरान ने कहा, इमरान साहब, इतना मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान में कोई साइंसदान डॉक्टर यूसुफ किसी रेस पर काम कर रहा था और उस रेस पर एक्रमा की किसी लेबॉर्ट्री में भी काम हो रहा था। एक्रमा को इत्तला मिली तो उसने इस साइंसदान का फार्मूला हासिल करने और उस साइंसदान के खात्मे का फैसला किया, लेकिन वो खुद सामने नहीं आना चाहते थे ताकि उनकी लेबॉर्ट्री और उसमें होने वाला काम पाकिस्तान या किसी भी दूसरी सुपर पावर्स के इल्म में ना आ सके। चुनांचे उन्होंने अनान की एफ एजेंसी की खिदमत हासिल की और एफ एजेंसी ने अपने सुपर टॉप एजेंट गारमित को ये मिशन दिया। गारमित अपने असिस्टेंट और दोस्त लड़की जोडी के साथ केशिया गया और वहाँ उसने साइंसदान डॉक्टर यूसुफ की खुफिया लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया और डॉक्टर यूसुफ को लाक कर दिया। वहाँ से उसे कोई फार्मूला तो नहीं मिला, अलबत्ता उसे ऐसे पेपर्स मिल गए जिस पर वर्किंग पॉइंट बताया गया था। ये वर्किंग पॉइंट्स एक्मिया भिजवा दिए गए हैं। एक्मी हुकाम और साइंसदानों ने जब इन वर्किंग पॉइंट्स का जायजा लिया तो उन्हें मालूम हो गया कि वो फार्मूला नहीं है जिस पर एक्मिया में काम हो रहा है, बल्कि ये उससे मुख्तलिफ फार्मूला। इन वर्किंग पेपर्स के ज़रिए ही उन्हें मालूम हो गया कि डॉक्टर यूसुफ फार्मूला तहरीर नहीं किया करता था बल्कि अपने जहन में रखता था। चुनांचे वो पूरी तरह मुतमन हो गए हैं कि अव्वल तो अलहदा कोई फार्मूला नहीं है और डॉक्टर यूसुफ के इलाक़े से उसके जहन में मौजूद फार्मूला भी ख़त्म हो गया। दूसरा ये कि वो फार्मूला नहीं था जिसमें एक्रमा काम हो रहा था। नाथन ने तफसील से बताते हुए कहा, तुमने बुनियादी मालूमात किन वजूहात पर कहा था? इमरान ने कहा, इसलिए कि क्रिमिनल एजेंसी या हुकाम जिन्होंने ये मिशन एफ एजेंसी को दिया था उनके बारे में मालूम नहीं हो सका। वो दूसरा ये कि एक्रमा की इस लेबॉर्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका जहाँ एक्रमा फार्मूले पर काम कर रहा है। ये इसलिए मालूम नहीं हो सका क्योंकि ना कि एफ एजेंसी के सुपर चीफ फोस्टर को भी इसका इल्म नहीं है। मैंने ये तमाम मालूमात फोस्टर की पर्सनल सेक्रेटरी से हासिल की हैं। नाथन ने जवाब देते हुए कहा, फोस्टर ने वर्किंग पेपर्स कैसे भिजवाए थे? इमरान ने पूछा। उसके लिए भी अजीब चक्कर चलाया गया। फोस्टर ने मिशन मुकम्मल होने की रिपोर्ट अपने चीफ सेक्रेटरी को दी और चीफ सेक्रेटरी ने उसे हुक्म दिया कि वो कागजात एक बैंक के लॉकर्स में रख दे और बस फोस्टर ने ऐसा ही किया। बाद में जब उसने लॉकर खोला तो कागजात बंद लॉकर गायब हो चुके थे जबकि चाबी उसके पास मौजूद थी। इसी तरह गवर्नमेंट को एक एक्मियन ने एक वीरान इलाके में एक इमारत में कॉल करके उससे तफसीली मुलाकात की और उसके ज़रिए उसने बाद अमेरिकन और एक्मियन बगैर किसी को बताए गायब हो गया। वो इमारत भी मलबे की तरह खाली होगी और अब तक खाली है। नाथन ने कहा, इस फोस्टर को आखिर इतला किस तरह मिली कि फार्मूला मुख्तलिफ है? इमरान ने कहा, हाँ, इस बारे में मालूमात हुआ है कि उसे एक्रमा से कॉल करके ये सब कुछ बताया गया था ताकि उसे मालूम हो सके कि उसने जो मिशन मुकम्मल कराया उसका क्या नतीजा निकला है। कॉल करने वाले का नंबर भी मालूम नहीं हो सका। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि टसाड का चीफ बोल रहा है और एफ एजेंसी के चीफ फोस्टर के मुताबिक एक्रमा में टसाड नाम की कोई सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी नहीं है। नाथन ने कहा,